नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न थेरेपी और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी जो सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 48। ये अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और आप वीडियो को लाइक भी आप ना करना भूलें। नेक्स्ट, तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और बिना टाइम ख़राब किए हुए पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों कि ये रोग है वो ये किसके कारण होता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी जा चुका है पहले। तो कैडमियम, लोहा, मरकरी या जस्ता, इनमें से किसके कारण मिनी माता रोग होता है। तो दोस्तों, आज की अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी दोस्तों ये। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिनी माता रोग ये मरकरी के कारण होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मरकरी, जिसे अपन हिंदी में पारा कहते हैं। तो पारे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होगा दोस्तों यहाँ पे, तो पारे की अधिकता के कारण वो मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना, इटाई रोग किसके कारण होता है, ये अपने को बताना है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इटाई रोग ये किसके कारण होता है, ये अपने को बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो पारा, जिसे अपन मरकरी बोलते हैं, लोहा, कैडमियम या गोल्ड, इनमें से किसके कारण इटाई रोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इससे पहले वाली प्रश्न में अपन ने मिनी माता रोग देखा था, वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। मिनी माता और यहाँ पे इटाई रोग, ये दोनों ही रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण वो इटाई रोग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये पूछा गया है। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों अपने लिए। तो अमेरिका, टोक्यो, ब्राज़ील, कनाडा, इनमें से कौन सी जगह बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों टोक्यो में बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2022 यानी बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस पद्धति की शुरुआत किसने की। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से संबंधित है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसे कोमल उत्तक चोट बोलते हैं, इसके लिए जो राइस पद्धति है, इस राइस पद्धति की शुरुआत किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे डी इविंस, गेबे मिर्किन, हेराल्डसन या बिकिला, इनमें से कौन है जो कोमल जिसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस पद्धति की शुरुआत करने वाला रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं राइस की फुल फॉर्म भी आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे R4 होता है दोस्तों, R4 रेस्ट होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, रेस्ट। I4 होता है वो आइस होती है दोस्तों, यहाँ पे आइस होती है यानी बर्फ़। और C4 होता है वो कंप्रेशन यानी दबाव होता है, कंप्रेसर जिसे अपन दबाव बोलते हैं। और E4 एलिवेशन यानी ऊंचाई पे उठाना, एलिवेशन होता है यानी ऊपर उठाना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने को सबसे पहले तो अपने को राइस पद्धति की फुल फॉर्म आनी चाहिए। और ये कोमल उत्तक चोटों के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वो किया गया था गेबे मिर्किन के द्वारा, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा गेबे मिर्किन।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं होती है, ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे नहीं होती है। तो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं होती है, ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों, नहीं होती है। तो ओवर यूज चोट, फ्रैक्चर, स्ट्रेन, स्प्रेन, इनमें से कौन सी चोट है जो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि मैक्रो ट्रॉमा कौन सी चोटें होती है। तो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत वो चोट आती है दोस्तों जो ताज़ा चोट लगती है, ताज़ा चोट होती है, प्राकृतिक चोट होती है, ये मैक्रो ट्रॉमा। इसे अपन एक्यूट इंजरी भी बोलते हैं, एक्यूट इंजरी के नाम से, एक्यूट इंजरी के नाम से भी अपन इसे मैक्रो ट्रॉमा को जानते हैं। यानी ताज़ा चोट होती है, प्राकृतिक चोट होती है, एक्यूट चोट होती है, वो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओवर यूज चोट जो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत नहीं आती, ये माइक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत आएगी दोस्तों। यहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत आएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है आप ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे, ताकि और भी दोस्तों का इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो इसको दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है, अपने को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है, तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, भंजन भंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों। दोस्तों हेयर लाइन फ्रैक्चर जिसे अपन मार्च फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्च फ्रैक्चर भी होता है दोस्तों, यहाँ पे मार्च फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर को भंजन भंग के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, हेयर लाइन फ्रैक्चर को भंजन भंग भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों कि हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है, ये अपने को बताना है यहाँ पे। दोस्तों हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है ये अपने को बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा ये अपने को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है। तो हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा होती है दोस्तों, जल की चिकित्सा वो हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अंतर्गत भी हाइड्रोथेरेपी में भी 2 प्रकार की चिकित्सा देंगे अपन, एक क्रायोथेरेपी और दूसरी थर्मोथेरेपी, एक ठंडी चिकित्सा और एक गर्म चिकित्सा। लेकिन दोनों ही जल की चिकित्सा होने के कारण यह हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानी जाती है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोथेरेपी के जनक रहेंगे वो रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे सेबेस्टियन निप, ये हाइड्रोथेरेपी के जनक रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा गया है। स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो 9, 6, 3, 1 स्प्रेन चोट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों में स्प्रेन की चोट किसकी होती है। तो स्प्रेन चोट यहाँ पे देखिए सीधा तो ये लिगामेंट की चोट आती है, ये अपने को ध्यान रखना है। लिगामेंट की चोट होती है। और स्ट्रेन होती है वो टेंडन की चोट होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो अलग अलग दोनों ही अपने को फैक्ट याद रखने हैं। स्प्रेन लिगामेंट की चोट और टेंडन की चोट वो स्ट्रेन होती है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं। तो वो 3 प्रकार की स्प्रेन चोट होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना, स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार हैं ये पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले वाले प्रश्न में अगर दोस्तों आपने देखा है तो स्प्रेन चोट के कितने प्रकार है ये इसमें पूछा गया था कि स्प्रेन चोट के कितने प्रकार है, तो अपन ने 3 प्रकार बताए थे। लेकिन अभी इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन और सीवियर स्ट्रेन।
अगर इसको दूसरी भाषा में देखें अपन तो इसका माइल्ड स्ट्रेन को प्रथम श्रेणी या फर्स्ट श्रेणी स्प्रेन, मॉडरेट को द्वितीय श्रेणी स्प्रेन और सीवियर को तृतीय श्रेणी स्प्रेन भी कहते हैं। यानी ये भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्प्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त सभी ये स्प्रेन की चोट होती है। दोस्तों इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं तो ये स्प्रेन की चोट है, स्प्रेन, और इसके अलावा स्ट्रेन भी 3 प्रकार का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। स्ट्रेन जो खिंचाव होता है ये भी 3 प्रकार का होता है और इनमें भी यही प्रकार रहेंगे, यानी स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों के ये प्रकार रहने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है। मैंने दोस्तों इससे पहले हाइड्रोथेरेपी वाले प्रश्न में इसको क्लियर भी कर दिया था, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया है तो ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने इससे पहले इसको क्लियर भी कर दिया था। तो ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है या इसमें, तो हाइड्रोथेरेपी बोलेंगे, थर्मोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, हीट थेरेपी, इनमें से कौन सा रहने वाला है ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ठंडी जल चिकित्सा को क्रायोथेरेपी भी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठंडी जल चिकित्सा ये बर्फ़ के द्वारा दी जाती है, ठंडा जल होता है या फिर जो कूल स्प्रे आते हैं वो भी इसमें ही आएंगे। तो यहाँ पे कूल स्प्रे हो गई, बर्फ़ हो गई या फिर ठंडा पानी हो गया, वो क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, गर्म जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखा तो दोस्तों अपन ने ठंडी जल चिकित्सा देखी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें देखा गया है यहाँ पे दोस्तों कि गर्म जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे गर्म जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर हाइड्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्म जल चिकित्सा को थर्मोथेरेपी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थर्मोथेरेपी। लेकिन यहाँ पे इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था, वो ठंडी चिकित्सा पूछी गई थी, उसको अपन ने दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी के नाम से इसको जाना था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ठंडी चिकित्सा में क्रायोथेरेपी, गर्म चिकित्सा में वो रहेगी दोस्तों थर्मोथेरेपी। और दोनों ही चिकित्सा किसकी है, तो वो दोनों ही चिकित्सा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी से संबंधित है, यानी पानी से संबंधित चिकित्सा है। तो दोनों ही चिकित्सा किसकी रहेगी, तो वो हाइड्रोथेरेपी की रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, जल के द्वारा उपचार की तकनीक को क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे कि जल के द्वारा जो उपचार की तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे जल। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोथेरेपी, केमोथेरेपी, इनमें से कौन सी रहेगी। जल के द्वारा उपचार किया जाता है या पानी के द्वारा जो उपचार किया जाता है, चाहे वो ठंडा हो या फिर गर्म हो, तो वो दोनों ही जल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अपन ने ठंडे को देखा था वो क्रायोथेरेपी, गर्म को थर्मोथेरेपी, लेकिन दोनों ही पानी के द्वारा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जल के द्वारा या पानी के द्वारा जो उपचार की तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी। ये जल के द्वारा उपचार दिया जाता है जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक ठंडा और दूसरा गर्म, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहने वाला है अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्ट्रेन की सबसे ज़्यादा गंभीर चोट कौन से प्रकार में होती है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन जो 3 प्रकार का बताया था मैंने, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, या फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, मैंने एक ही नाम बताए थे तीनों के। तो यहाँ पे स्ट्रेन की सबसे ज़्यादा गंभीर चोट, सबसे गंभीर चोट कौन सी श्रेणी में होती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी स्ट्रेन में, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या फिर उपरोक्त सभी,
इसके अलावा भी मैंने दोस्तों इनके नाम अलग अलग बताए थे। प्रथम श्रेणी को अपन ने माइल्ड स्ट्रेन के नाम से बोला था, माइल्ड स्ट्रेन। तृतीय श्रेणी को अपन ने सीवियर स्ट्रेन और द्वितीय श्रेणी को अपन ने मॉडरेट स्ट्रेन के नाम से बोला था। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो गंभीर चोट होती है वो कौन सी श्रेणी की स्ट्रेन में रहेगी? तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी या थर्ड, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन बोलते हैं, उसमें रहने वाली है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, पुराने घाव को भरने में सहायता कौन करता है? दोस्तों पुराने जो घाव होते हैं, वुंड होते हैं, इन पुराने घावों को भरने के लिए सहायता कौन करता है, ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो पैराफिन स्नान करेगा, रेडिएट हीट करेगी, या हाइड्रोथेरेपी या अल्ट्रासाउंड, इनमें से कौन सा है जो पुराने घाव को भरने में सहायता करता है? और दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे, ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए 500 से 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF इसी मंथ में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, और उसके लिए आपको अलग से इसका प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार आपको इसको लेना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुराने घाव को बढ़ने में सहायता करता है वो रेडिएंट हीट करती है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यानी यहाँ पे शरीर की जो अंदर की गर्मी होती है, शरीर की जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसी का उपयोग करके एक थेरेपी दी जाती है जिसे अपन रेडिएंट हीट बोलते हैं। वो रेडिएंट हीट शरीर की गर्मी का उपयोग करके ही इस चोट को ठीक करने के लिए काम में आती है। प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रेडिएंट हीट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहने वाला है कंट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में कौन से अंग को चोट लगती है? दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्यूशन में कौन से अंग को चोट लगती है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्ट्यूशन में कौन से अंग को चोट लगती है? तो त्वचा को चोट लगेगी, लिगामेंट को, टेंडन को, या फिर मांसपेशी को। इनमें से कौन सा अंग है जिसमें कॉन्ट्यूशन नामक चोट लगती है? दोस्तों इसको अगर अलग तरीके में देखें तो इसका दूसरा नाम कॉन्ट्यूजन रहेगा। कॉन्ट्यूजन भी इसे बोलते हैं या कॉन्ट्यूशन इसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके द्वारा कौन से अंग में चोट लगती है? तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा वो रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मांसपेशी या मसल्स की चोट होती है वो कॉन्ट्यूजन कहलाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मांसपेशी पर गहरे चोट के द्वारा जो आघात होता है, तो आघात के कारण या चोट के कारण मांसपेशी के अंदर ही जो रक्त वाहिका होती है वो रक्त वाहिका ही फट जाती है और अंदर ही ब्लैक सा अपने को दिखने लगता है। यानी स्किन पे एक ब्लैक सा धब्बा बन जाता है, वो कॉन्ट्यूजन होता है। तो अंदर जो रक्त वाहिका ही फटने के बाद शरीर के अंदर ही रक्त बहने लगता है, तो वो थक्का बन गया चोट के कारण, वो कॉन्ट्यूजन होता है। तो ये मांसपेशी में होता है, ना कि दोस्तों त्वचा में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। निम्न में से कोमल उत्तक की चोट कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है, कोमल उत्तक की चोट है, वो कौन सी है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों निम्न में से सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कोमल उत्तक की चोट कौन सी है, ये अपने को बताना है। तो डिसलोकेशन, मार्च फ्रैक्चर, स्ट्रेन या फिर लेसरसन, इनमें से कौन सी रहेगी जो कोमल उत्तक की चोट है, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोमल उत्तक की चोट वो लेसरसन होती है दोस्तों, जिसे अपन त्वचा की चोट भी बोलते हैं। अब लेसरसन में क्या होता है, तो दोस्तों त्वचा पर तो कट लगता है, यानी त्वचा होती है, इस त्वचा पर कट लगने के कारण क्या होता है, जो ऊपर की त्वचा की दो परत होती है, एपिडर्मिस ऊपर वाली और जो नीचे वाली डर्मिस होती है, ये दोनों ही कट जाती है। इसके कारण अपने उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाते हैं, जिसे अपन लेसरसन कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम देखें तो हिंदी में इसे फटना भी कहते हैं, फटना, लेसरसन, फटना। तो ये कोमल उत्तक की चोट रहेगी। इसके अलावा देखें दोस्तों तो डिसलोकेशन होती है, ये डिसलोकेशन कंधे की चोट होती है। दूसरा मार्च फ्रैक्चर, ये हड्डी की चोट होती है। और स्ट्रेन होती है, ये मांसपेशी की चोट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस चोट में त्वचा के नीचे तरल पदार्थ जैसा पानी भर जाता है?
इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन सी चोट है जिसमें त्वचा के नीचे तरल पदार्थ जैसा पानी भर जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कौन सी चोट रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों कंट्यूजन, एब्रेशन, लेसरेशन या ब्लिस्टर, इनमें से कौन सी चोट है जो त्वचा के नीचे तरल पदार्थ जैसा पानी भर जाता है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे त्वचा के नीचे पानी जैसा तरल पदार्थ भरता है वो ब्लिस्टर या इसे अपन छाले या फिर इसे अपन फफोले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्यों होता है, तो दो त्वचा की मैंने दो परत बताई है दोस्तों की त्वचा की कितनी परत होती है, तो दो परत होती है। तो ऊपर की जो त्वचा की जो परत होती है उसे अपन एपिडर्मिस बोलते हैं और जो नीचे वाली परत होती है वो डर्मिस होती है। तो इन दोनों के बीच में रासायनिक जलन के कारण यानी रगड़ के कारण या जलन के कारण ये फूल के फफोले के रूप में यहाँ पे पानी भर जाता है जो अपने को दिखने लगता है। तो ये रासायनिक जलन या आर्द्र वातावरण के कारण होती है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के बीच में पानी भरना ये फफोला या ब्लिस्टर कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना, किस चोट को स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जाना जाता है, ये अपने को बताना है कि किस चोट को स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जाना जाता है। तो लेसरेशन, एब्रेशन, बुर्साइटिस या डिसलोकेशन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँ कि स्ट्रॉबेरी क्या है, तो स्ट्रॉबेरी एक फल होता है, उस फल की तरह ये चोट दिखने लगती है। स्ट्रॉबेरी लगभग ऐसे अपने को ऐसा फल लाल लाल फल होता है, बिल्कुल रेड फल होता है। तो ये रेड फल होता है उसे अपन स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी चोट की जैसे दिखती है अपने को, कौन सी चोट है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा एब्रेजन, जिसे अपन खरोंच भी बोलते हैं, रगड़ बोलते हैं। ये स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जानते हैं, रगड़ जिसे अपन खरोंच भी बोलते हैं। तो ये चोट स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जानती है। और ये दोनों ही, ये एब्रेजन चोट है, ये त्वचा की चोट रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एब्रेजन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा, दीर्घकालिक चोट जिसे अपन क्रोनिक चोट भी बोलते हैं, दीर्घकालिक चोट का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो पुरानी चोटें होती हैं उनका उपचार किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसके सीधा सीधा अर्थ बताऊँ कि जो दीर्घकालीन चोट होती है, पुरानी चोटी से पुरानी चोट भी बोलते हैं, जिसे अपन क्रोनिक चोट भी बोलते हैं, ओवर यूज इंजरी भी बोलते हैं इनको अपन। तो ये कौन सी, इन चोटों का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रायोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या फिर हाइड्रोथेरेपी, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है। दोस्तों चोट दो प्रकार की होती है, एक पुरानी दीर्घकालीन और एक अल्पकालिक, यानी एक पुरानी और एक ताज़ा चोट होती है उसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से जानते हैं, एक्यूट। और जो पुरानी चोट होती है उसे अपन क्रोनिक चोट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घकालिक चोट के उपचार के लिए जो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, खेल चोटों के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि का अधिक प्रभावी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों पूछा भी जा चुका है पहले प्रश्न कि खेल चोटों के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे कि खेल चोटों के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी रहेगी। तो वो जल चिकित्सा रहेगी, मोम जिसे अपन पैराफिन स्नान भी बोलते हैं, सुधारात्मक व्यायाम या फिर इसे क्रायोथेरेपी, इनमें कौन सी विधि है जो खेल चोटों के पश्चात। यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, खेल चोटों के पश्चात की बात कर रहा है, उसमें पुनर्वास के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। और दोस्तों पहले पूछा भी गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुधारात्मक व्यायाम रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, जो खेल चोट के पश्चात पुनर्वास यानी वापस से पहले चोट लगी है उसी स्थिति में आने के लिए अपने को ठीक करेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों,
खेलों में पुनर्वास की विधियाँ कौन सी है? दोस्तों खेलों में पुनर्वास की विधियाँ कौन सी है, इसमें कौन कौन सी विधियों को पुनर्वास के रूप में अपन काम में लेते हैं? तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? मनोवैज्ञानिक विधि, व्यायाम विधि या चिकित्सा विधि या उपरोक्त सभी इनमें से कौन सी विधि है जो पुनर्वास या चोटों को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है? दोस्तों पुनर्वास का मतलब है चोट लगने से पहले वाली स्थिति में वापस आना। चोट लगने के बाद चोट लगने से पहले की स्थिति में वापस आना, ये पुनर्वास कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों खेलों में पुनर्वास की विधियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी साइकोलॉजिकल मेथड, एक्सरसाइज और मेडिकल, ये तीनों ही इसका सही रहने वाली है जो खेल चोटों में अपने को ठीक करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहने वाला है। अगला प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट भी रहेगा। एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति इनमें से किस खेल में प्रचलित है? दोस्तों एनोरेक्सिया एथलेटिका ये एक प्रकार की चोट है, ये एक प्रकार की इंजरी है, लेकिन ये किस में ज़्यादा लगती है? ये पूछा गया है कि एनोरेक्सिया एथलेटिका इसकी स्थिति कौन से खेल में प्रचलित होती है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और पहले पूछा भी जा चुका है, DSSB से रिलेटेड प्रश्न पूछा भी जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताऊँ तो एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति कौन से खेल में? तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बताऊँ तो ये एक प्रकार की चोट है, लेकिन ये कौन से खेल में सबसे ज़्यादा लगती है, ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनोरेक्सिया एथलेटिका, ये जिम्नास्टिक से संबंधित चोट रहेगी दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। वैक्स बाथ जिसे अपन मोम स्नान भी कहते हैं, तो वैक्स बाथ में किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैक्स बाथ जिसे अपन मोम स्नान के नाम से जानते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म पानी, ठंडा पानी, पारा या पैराफिन, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वैक्स बाथ जिसे अपन पैराफिन के नाम से जानते हैं, तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पैराफिन, जिसे अपन पैराफिन बाथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों जितने भी छोटे जोड़ होते हैं शरीर में, उन जोड़ों की चोटों को ठीक करने के लिए पैराफिन, जैसे हाथ का कलाई का जॉइंट होता है, इस कलाई के जॉइंट पे अगर चोट लगती है तो यहाँ पे इसका इलाज करने के लिए पैराफिन का उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों पैराफिन होती क्या है? तो पैराफिन में मोम होती है प्लस यहाँ पे पेट्रोलियम जेली जो तरल पदार्थ आता है, तो पेट्रोलियम जेली और मोम का जो मिश्रण होता है उसे अपन पैराफिन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के मिश्रण में अपन जैसे हाथ के चोट लगी तो इसको उस तरल पदार्थ में डुबोएंगे, जिससे वो बिल्कुल एक चित्र की तरह बन जाएगा, इसलिए इसे पैराफिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। खेल चोटों की चिकित्सा में इनमें से सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाया जाता है? दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उनमें से जो चिकित्सा के तौर पर सबसे पहला जो कौन सा चरण है उसे अपनाया जाता है, उसका क्या नाम है, ये अपने को बताना है कि सबसे पहले कौन सी चिकित्सा दी जाती है। दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरी, इनकी ट्रीटमेंट में, इनकी चिकित्सा में सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाया जाता है, ये अपने को बताना है। तो हाइड्रोथेरेपी अपनाई जाती है, क्रायोथेरेपी या फिर थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी चिकित्सा अपनाई जाती है, ये अपने को बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम क्रायोथेरेपी अपनाई जाती है, जिसे अपन ठंडी चिकित्सा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ठंडी चिकित्सा या बर्फ़ के द्वारा चिकित्सा दी जाती है, उसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो चोट लगते ही तुरंत उस चोट वाले भाग पे अपन बर्फ़ का सेक करते हैं, तो वो क्रायोथेरेपी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी का प्रकार कौन सा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं है पूछा गया है कि क्रायोथेरेपी का प्रकार कौन सा नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि क्रायोथेरेपी क्या होती है। तो दोस्तों क्रायोथेरेपी होती है वो ठंडी चिकित्सा होती है, यहाँ पे ठंडी चिकित्सा होती है वो क्रायोथेरेपी होती है, चाहे वो बर्फ़ के द्वारा, पानी के द्वारा या फिर कोई स्प्रे के द्वारा
इसके द्वारा जो ठंडी चिकित्सा होती है वो क्रायोथेरेपी कहलाती है। तो इनमें से क्रायोथेरेपी का कौन सा प्रकार नहीं है, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आइस बैग होते हैं, वो भी बर्फ़ के रूप में आती है। आइस मसाज बर्फ़ की होती है। इमर्सन भी बर्फ़ का रूप ही होता है दोस्तों। और एकांतर स्नान, इसे अपन व्हर्लपूल बाथ बोलते हैं, जो ठंडी और गर्म की चिकित्सा होती है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है, जो क्रायोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आएगा। व्हर्लपूल बाथ जिसे अपन ठंडी और गर्म जल की चिकित्सा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 26, रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से होता है। दोस्तों यहाँ पे रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से होता है, ये अपने को बताना है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि रोगी परिपथ किसे बोलते हैं। तो रोगी परिपथ होता है दोस्तों कि किसी मशीन और किसी व्यक्ति का जो इलाज किया जा रहा है उसके बीच में जो मेंटेन होता है, दूरी होती है, उसे रोगी परिपथ बोलते हैं। कि इतनी दूरी पर ही, मशीन से इतनी दूरी पर ही रोगी को रखना होता है, उसे रोगी परिपथ बोलते हैं। दोस्तों मान लो ये कोई मशीन है और ये कोई व्यक्ति है जिसका इलाज चल रहा है, तो ये मशीन से कितनी दूरी पर रहेगा ये फिक्स होता है, और इन मशीन और व्यक्ति के बीच में दूरी होती है, इसे रोगी परिपथ के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कौन सी विधि में किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायोथर्मी। डायोथर्मी के अंतर्गत रोगी और मशीन के बीच में दूरी फिक्स रखी जाती है, जिसे अपन रोगी परिपथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा हाइड्रोकोलेट्रल पैक में किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा भी गया प्रश्न है पहले कि हाइड्रोकोलेट्रल पैक में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आर्गन गैस का, मरकरी जिसे अपन पारा, या साइटोक्रोम क्रिस्टल, या फिर इंफ्रारेड, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोकोलेट्रल पैक में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोकोलेट्रल पैक में साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, व्हर्लपूल स्नान का उपयोग किस चोट की स्थिति में नहीं किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों नहीं किया जाता पूछा गया है कि व्हर्लपूल स्नान जिसे दोस्तों ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की चिकित्सा जल के रूप में वो व्हर्लपूल स्नान होता है। इस व्हर्लपूल स्नान में किस प्रकार की चोट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, नहीं है ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मांसपेशी चोट में उपयोग नहीं करेंगे, स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर रक्तस्राव, ब्लड हेमरेज के रूप में। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्हर्लपूल स्नान का उपयोग ये रक्तस्राव की स्थिति में नहीं करेंगे। यानी अगर चोटग्रस्त भाग पे ब्लड निकल रहा है, ब्लड बह रहा है, तो रक्त जो बह रहा है और रक्त का बह रहा है, तो इस बहने के कारण जो चोट दे रहे हैं, जो इलाज दे रहे हैं अपन व्हर्लपूल स्नान जिसे ठंडी और गर्म जल के द्वारा दे रहे हैं, तो ये इसमें नहीं देंगे। यानी मांसपेशी एटन में देंगे, स्प्रेन में देंगे, स्ट्रेन में देंगे, लेकिन रक्तस्राव की स्थिति में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब किया गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों कि खेल के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इसका गठन कब किया गया था, ये अपने को बताना है दोस्तों। यहाँ पे ये इंडिया लेवल की बात है दोस्तों, और इसके बाद में अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका गठन किया गया था, वो लगभग 1928 के आसपास किया गया था। लेकिन यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब किया गया था, ये अपने को बताना है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1971 1971 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है कि सर्वाइकल
स्पॉन्डिलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है, ये अपने को पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों पहले पूछा गया प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नामक चोट ये शरीर के किस भाग में लगती है, हाथ में, कोहनी में, गर्दन में या फिर घुटने में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिसे अपन सर्वाइकल नाम आता है, ये सर्वाइकल कहाँ होती है, तो दोस्तों वर्टिब्री होती है। इस वर्टिब्री कॉलम में कितनी 26 जो वर्टिब्री होती है, उनमें से जो शुरू की खोपड़ी के नीचे जो 7 वर्टिब्री होती है उसको अपन सर्वाइकल, 12 होती है उन्हें थोरेसिक, 5 लंबर, फिर एक होती है वो सेक्रल और एक कोक्सीजल होती है। ये इस प्रकार 26 होती है। तो उनमें से जो शुरू की गर्दन के नीचे की 7 होती है उन्हें अपन सर्वाइकल बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ये गर्दन के पास में लगने वाली चोट है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्दन की चोट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, किसी खिलाड़ी को कंधे में कौन सी चोट लग सकती है। दोस्तों यहाँ पे किसी खिलाड़ी के कंधे में कौन सी चोट लग सकती है ये पूछा गया है। यहाँ पे कंधे की चोट लग सकती है ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो किसी खिलाड़ी के कंधे में कौन सी चोट लग सकती है, विस्थापन वाली, जेवलिन, एल्बो, स्टिफनेस या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस खिलाड़ी के कंधे में लगने वाली चोट वो विस्थापन होती है जिसे अपन दोस्तों डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं, वो डिसलोकेशन वाली चोट कंधे में लगी जिसे हिंदी में विस्थापन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो जो हाथ की ह्यूमरस हड्डी होती है ये कंधे की कौन सी हड्डी से बाहर निकल के आ जाती है। इसमें एक हड्डी का सिर गोल और दूसरी का हड्डी का उत्तल यानी चपटा होता है, इसमें ये कंधे की हड्डी घुसी रहती है। तो हाथ में ह्यूमरस और कंधे की जो होती है क्लेविकल वाली ये हड्डी इससे बाहर निकल के आ जाती है जिसके कारण विस्थापन की समस्या होती है जिसे अपन डिसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत बार इसके बारे में बता दिया कि क्रायोथेरेपी क्या होती है। तो क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से जानते हैं ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो हाइड्रोथेरेपी बोलेंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड या फिर आइस थेरेपी। दोस्तों क्रायोथेरेपी होती है वो जल के द्वारा चिकित्सा होती है, लेकिन ये कौन सा जल है या फिर ठंडा है, गर्म है, इनके द्वारा पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रायोथेरेपी को आइस थेरेपी के नाम से जानते हैं, यानी ठंडी जल की चिकित्सा होती है वो आइस थेरेपी या फिर क्रायोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही चिकित्सा ये जल की होती है जिसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 33। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। निम्न में से लिगामेंट की चोट कौन सी है। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से लिगामेंट की चोट कौन सी है ये अपने को बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों टेनिस एल्बो, स्ट्रेन, स्प्रेन, हेमाटोमा। लेकिन यह इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों लिगामेंट क्या काम करता है। तो लिगामेंट दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसे अपन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो लिगामेंट की चोट कौन सी रहने वाली है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन। ये लिगामेंट की चोट होती है जिसे अपन हिंदी के अंतर्गत इसका नाम मोच के नाम से जानते हैं। तो मोच होती है जो स्प्रेन ये लिगामेंट की चोट रहेगी। लिगामेंट या इसे अपन हिंदी में स्नायु भी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो स्नायु या लिगामेंट की चोट वो स्प्रेन होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मांसपेशी की चोट कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे मसल्स की चोट पूछी गई है कि मांसपेशी की चोट कौन सी है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मांसपेशी की चोट कौन सी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 34 में स्प्रेन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ब्लिस्टर या फिर स्ट्रेन। और दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने क्लियर कर लिया था, 33 नंबर प्रश्न में देखा था अपन ने, वो स्प्रेन देख लिया था अपन ने कि स्प्रेन किसकी चोट होती है। तो स्प्रेन तो अपने को निकल के आ गई, वो लिगामेंट की चोट रहेगी। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये हड्डी की चोट होती है, ये भी अपने को ध्यान पता लगे। ब्लिस्टर ये त्वचा की चोट होती है, यानी इसके बीच में
फपोला बन जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर निकल के आया, वो स्ट्रेन हो गया दोस्तों। यहाँ पे पर्सन नंबर 34 का स्ट्रेन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं खिंचाव। अब दोस्तों खिंचाव किस में आएगा, तो खिंचाव मांसपेशी और इससे रिलेटेड टेंडन में खिंचाव आएगा। तो ये टेंडन और मांसपेशी की चोट है वो स्ट्रेन कहलाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 35 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 35 रहेगा, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों ही चोट है, एक मांसपेशी और एक लिगामेंट की चोट है दोस्तों यहाँ पे, या फिर एक टेंडन की चोट है। स्प्रेन ये लिगामेंट की और स्ट्रेन ये टेंडन की। तो इनका इलाज कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है ये अपने को बताना है। तो हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मालिश या फिर प्राइसर पद्धति के द्वारा भी इनमें से कौन सी विधि रहेगी। तो पर्सन नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसका इलाज प्राइसर विधि, जिसे अपन राइस के नाम से बोलते हैं। इसमें से पी का मतलब प्रोटेक्शन और आर का मतलब फिर से रेस्ट होता है, लेकिन बीच में जो राइस पद्धति होती है इसलिए इसे प्राइसर के नाम से जानते हैं। तो स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों ही चोटों का उपयोग राइस पद्धति या प्राइसर पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 36। पर्सन नंबर 36 देखिए दोस्तों, गैस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। गैस क्रोमेटोग्राफी, इस तकनीक का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो ब्लड ग्रुप की जांच के लिए, ग्लूकोज की, या फिर इंसुलिन की मात्रा या डोपिंग की जांच के लिए, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप करते ही रहना है। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 36 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग डोपिंग की जांच के लिए किया जाता है, यानी नशे की जांच के लिए कि आपने कौन सा नशा किया है उसकी जांच के लिए, डोपिंग की जांच के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 37। पर्सन नंबर 37 देखिए दोस्तों, शरीर के किस भाग में सिन स्लिप्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों शरीर के किस भाग में सिन स्लिप्ट, यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि शरीर के किस भाग में सिन स्लिप्ट होता है। अब दोस्तों जिसे अपन, अगर मैं इसको शॉर्ट में और भी सही तरीके से इसको बताऊं तो यहाँ पे सिन पेन के नाम से इसको देखेंगे कि सिन पेन या सिन स्लिप्ट ये शरीर के किस भाग में होता है। तो कमर में, सिर में, गर्दन में या निचले पाँव में। तो पर्सन नंबर 37 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिन स्लिप्ट। ये निचले पाँव की बीमारी है, निचले पाँव का दर्द है या इसका रोग है। दोस्तों इसमें होता क्या है, तो जो अपने जांग, ये तो अपना पैर में, ये तो अपनी जांग वाला पोर्शन आ गया, और इसके बाद में ये अपना घुटने और ये निचला पैर आता है। अब इस निचले पैर के यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो पैर में यहाँ पे जो यहाँ पे टीबिया डी होती है और इसके पास में ही फिबुला, तो टीबिया और फिबुला डी में दर्द होने लगता है, इसे अपन सिन स्लिप्ट या सिन पेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला पर्सन रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 38। पर्सन नंबर 38 देखिए दोस्तों, कौन सी चोट को ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी चोट है जिसे ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो टेंडिनाइटिस, फ्रैक्चर, हेमाटोमा या स्प्रेन, इनमें से कौन सी चोट है जिसे ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और पर्सन नंबर 38 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों यहाँ पे लगभग आपको जल्दी 500 से 1000 इंपॉर्टेंट पर्सनों की PDF आपको इसी मंथ के लगभग एंड में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन इसको किस प्रकार को आपको इसको परचेज करना है वो इसके लिए आपको अलग से प्रोसेस बता दिएंगे। तो पर्सन नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे ज़्यादा समय किस चोट को ठीक होने में लगता है, तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेंडिनाइटिस चोट। जो टेंडिनाइटिस चोट किसकी होती है, तो दोस्तों ये टेंडन की चोट होती है। और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, उसे अपन टेंडन के नाम से जानते हैं। तो टेंडन की चोट होती है या टेंडिनाइटिस की जो चोट होती है उसको सबसे ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 39 देखे दोस्तों, पर्सन नंबर 39 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट पर्सन भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी का सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया है। संतोष ट्रॉफी का सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया।
तो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताऊंगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है कि कौन से खेल से इसका संबंध होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करते रहे। इससे पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का सर्वाधिक बार विजेता वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा इसका विजेता रहेगा। और दोस्तों मैंने पूछा था इसका संबंध किससे रहेगा, तो ये संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो संतोष ट्रॉफी का सर्वाधिक बार विजेता वो पश्चिम बंगाल रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। इंटरनेशनल नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित रहेगा। हॉकी से, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनमें से कौन सा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है फुटबॉल से संबंधित रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप ये फुटबॉल की प्रतियोगिता रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं। दोस्तों फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं, ये अपने को बताना है। फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं। तो प्रत्येक टीम के द्वारा 5 टाइम आउट एक हाफ में, प्रत्येक टीम द्वारा 2 टाइम आउट पूरे मैच में, या फिर दोनों टीमों के द्वारा 3 टाइम आउट लिए जाते हैं, या एक भी टाइम आउट नहीं लिया जाता। इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फुटबॉल मैच के दौरान एक भी टाइम आउट नहीं लिया जाता। यहाँ पे दोस्तों ये डिपेंड करता है, मैच को रोकना वो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है। खिलाड़ी इसमें मैच नहीं रुकवा सकता, तो एक भी टाइम आउट नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, बेटन कप का संबंध किस खेल से है। ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है दोस्तों कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है, ये अपने को बताना है यहाँ पे। तो फुटबॉल से, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, इनमें से किससे रहेगा। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहिए, लाइक भी करें और चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि रोज़ की इंपॉर्टेंट क्लासों का आपको फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बेटन कप का संबंध वो रहता है यहाँ पे दोस्तों हॉकी से रहेगा। प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 रहने वाला है खो खो खेल में दोनों पोल के मध्य दूरी कितनी होती है। यहाँ पे दोस्तों खो खो पोल के खेल में खेल कौन सा है तो खो खो, और इनमें दोनों पोल के मध्य की दूरी कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये सीनियर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि सीनियर ग्राउंड के बारे में पूछा गया है कि सीनियर ग्राउंड के अंदर जो खो खो होता है, खो खो मैदान, इसमें जो दोनों पोल लगे हुए होते हैं इन दोनों पोलों के मध्य की दूरी कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 24 मीटर। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि खो खो मैदान की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 27 × 16 की होती है, लेकिन इसमें जो 27 की लंबाई होती है उनमें से 1.5 मीटर का फ्री जोन होता है, यानी 1.5 मीटर का इस साइड में और 1.5 मीटर का इस साइड में, टोटल 3 मीटर का फ्री जोन निकल के आ गया। तो इसमें से 27 में से 3 मीटर निकालेंगे तो पोल टू पोल इसकी डिस्टेंस वो 24 मीटर रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगले आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। दोस्तों एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है ये अपने को यहाँ पे बताना है कि एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से रहेगा। तो बैडमिंटन से, बास्केटबॉल, हैंडबॉल या फिर खो खो, इनमें से कौन से खेल से रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 44 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार का संबंध खो खो खेल से संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार ये खो खो खेल में दिया जाता है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट और अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 रहेगा अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न। डेविस कप की शुरुआत कब हुई।
दोस्तों यहाँ पे डेविस कप की शुरुआत कब हुई ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन इससे पहले मैं अगर इसके अलावा आपको प्रश्न पूछूं दोस्तों कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, ये अपने को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि किस खेल से संबंधित है डेविस कप। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करना है अभी। लेकिन डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेविस कप की शुरुआत वो सन 1900 में हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और मैंने पूछा था इसका सही आंसर कि किस खेल से संबंधित है, तो ये डेविस कप है वो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में 45 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप करें। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें। और डेली प्रतिदिन की जो MCQs आप क्लासेस लेते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। और जल्दी आपको 500 से 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और अगली इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।